हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जीएसटी का केस सिनेरियो और एमसीक्यू किया था, आरटीपी का। इस वीडियो में अपन जीएसटी के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं और ये आरटीपी कंप्लीट करते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कोई भी बड़ा पढ़ने से पहले पहले नीचे आके पढ़ो, वो हमसे चाहता क्या है सर, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है। देखो, from the information given above, you are required to compute the minimum net GST payable in cash, SGST, CGST as the case may be, for the month of April. April हमेशा काम का होता है। For the पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड, महाराष्ट्र, मतलब कंपनी है, अप्रैल मंथ का निकालना है और महाराष्ट्र की कंपनी है। ठीक है। इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, जैसे ये देख सकते हो। ऑल द एक्सपोर्ट मेड बाय पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड आर थ्रू फर्निशिंग ऑफ एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मतलब इस क्वेश्चन में, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्ट वाला पॉइंट मिलेगा, जहां पर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। देयर इज नो बैलेंस ऑफ एनी आईटीसी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। ऑल द अमाउंट अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेर एवर एप्लीकेबल। रेट ऑफ टैक्सेस देखो अलग अलग दिए हुए सर। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी रिस्पेक्टिव फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का ये रेट है सर। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का ये रेट है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन वेयर द एप्लीकेबल रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर दिस। रॉ कॉटन के लिए अलग रेट है, एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप वेयर द एप्लीकेबल रेट ये है। तो सर रॉ कॉटन अपन को मिलने वाला है, मेटल स्क्रैप मिलने वाला है, बाकी तो अलग इनवर्ट गुड्स एंड आउटवर्ड गुड्स दिखने वाले हैं सर, अलग अलग वेराइटी के। एक पॉइंट और है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देखो तो पूर्वा आईएनसी यूएसए provided a corporate guarantee of 1.5 crore on behalf of the Purva Implex Limited to a Manmani Bank, Maharashtra, free of cost. सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है सर। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो रूल 28(2) की कहानी हो गई है सर। और 28(2) क्या बोलता था सर, याद है? 1% ऑफ द कंसिडरेशन या फिर अमाउंट चार्ज। यहाँ तो अमाउंट चार्ज जीरो है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 1% ऑफ द कंसिडरेशन कितना है? कॉर्पोरेट गारंटी 1.5 करोड़, इसका 1% वैल्यू ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और उस पर अपन जीएसटी की बात करेंगे। ये बात समझ आनी चाहिए सर। तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, इसका 1% करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा और इस पे अपन जीएसटी की बातें करेंगे सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है अपन को। और तो बाकी ठीक है, ऊपर पढ़ते हैं, बाकी चीजें पता चलते जाएगी, चीजें क्लियर होते जाएगी। चलो देखो, पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड और रजिस्टर्ड एंटिटी, भैया ये रजिस्टर्ड है, पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इज एंगेज इन वेरियस सप्लाईज। इट इज नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं करती। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि अपन नीचे रॉ कॉटन पढ़ के आए, और रॉ कॉटन से रिलेटेड अपन पढ़ के आए सर कि कोई अगर एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रॉ कॉटन प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज होता है। इसीलिए वो खुद से बता दिया, नहीं भाई मैं एग्रीकल्चर का कोई ऑपरेशन नहीं करता हूँ। पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ पूर्वा आईएनसी, ओके, एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। आप मेरी बात समझो सर, क्योंकि अपन ने लास्ट वाला पढ़ा ना सर, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड किया है पूर्वा एनसी के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ पूर्वा इम्प्लेक्स लिमिटेड टू मनमानी बैंक महाराष्ट्र। सर आपको नहीं लगता कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विसेज, इस पे जीएसटी की बातें होंगी 18% और वो भी आईजीएसटी, क्योंकि सर ओवरसीज कंपनी है पूर्वा आईएनसी। वो पूर्वा इम्प्लेक्स इंडिया की कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रही है सर। ओवरसीज कंपनी इंडिया की कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रही है। आपको नहीं लग रहा है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बात है सर? भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या हुआ, हमारे पास रूल्स तो जिंदा है ना सर, बट हम जीएसटी लगाएंगे सर। 1,50,000 में 18%, इसीलिए नीचे से पहले पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। कई सारी चीजें शुरुआत से ही क्लियर हो जाती है। ठीक है। Purva Implex India is a subsidiary of the Purva INC, an entity incorporated in USA, engaged in providing information technology services to customer in India. It provides the following information for the month of April. चलो देखते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं, ध्यान देना सर। पहले मैं आपको एक चीज सिंपल सी बात बता देता हूँ। जितने भी पॉइंट्स है, अगर कोई भी पॉइंट में हमें सर इंटर और इंट्रा नहीं लिखा हुआ रहा तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्या सोचना है हमें? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, अंडरटुक द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस इन इंडिया फॉर पूर्वा आईएनसी। सर
हमने प्रमोशन और मार्केटिंग का काम किया सर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस इन इंडिया फॉर पूर्वा आईएनसी। तो हमने बाहर एक्सपोर्ट किया सर्विसेज, ठीक है। पूर्वा इम्प्लेक्स तो इंडिया की थी, पूर्वा इम्प्लेक्स ने पूर्वा आईएनसी को प्रमोशन और मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और हम नीचे एक पॉइंट पढ़ के आए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड, याद है। All the export made by the Purva Implex Limited are through furnishing of letter of undertaking without payment of IGST। तो सर ये जो हम ना 20 लाख का प्रमोशन और मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं सर पूर्वा आईएनसी यूएसए वाली को, अपनी यूएसए वाले अपने पापा को, होल्डिंग कंपनी को। तो इस केस में सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है और इस पे टैक्स नहीं लगेगा सर, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। और ये बात समझ बैठा दिमाग में? आओ सर आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। वैसे अगर आप चाहो तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपको ये भी ध्यान रख सकते हो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगा, और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है सर, पूर्वा आईएनसी बाहर है सर, इसीलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। आगे देखो सर, प्रिंटेड लेटर कार्ड सप्लाइड टू सुभाषिनी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, a logo depicting the vision of the firm was to be printed on each letter card and said logo was provided by the firm. Material cost was 8 lakh and the printing cost was 72,000। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सर कि ये जो प्रिंटेड लेटर सप्लाई कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम डिसाइड कर लेंगे, पहले तो प्रिंटेड लेटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं सर, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? सर ये यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि लेटर कार्ड्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सामने वाला तो सिर्फ लोगो प्रोवाइड कर रहा है मेरे को। तो यहाँ पर सर गुड्स और सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई है, बट मटेरियल मेन है सर। तो मटेरियल मेन हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ। अब सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ तो बात ये आई कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर, यहां पर देखो हमने सप्लाई की है सुभाषिनी एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का पर्सन है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है सर, तो 10(1)(a) आ जाएगा सर। हाँ सर 10(1)(a) आ जाएगा। और क्या पूर्वा आईएनसी भी महाराष्ट्र की है? यस सर पूर्वा आईएनसी भी महाराष्ट्र की है, तो इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाली बात हो जाएगी सर। समझ आया बेटा? ये सबके दिमाग में क्लियर हुआ सर? ठीक है। और गुड्स के केस में याद है ना 6% था। आगे बढ़ते, supplied raw cotton to Dhruv Tara traders registered in Maharashtra. The raw cotton was purchased from the local farmers during the previous month. मैंने परचेज किया लोकल फार्मर से, ठीक है कोई बात नहीं सर, मैंने परचेज किया होगा तो मैंने रिवर्स चार्ज में पे किया होगा, फाइन ठीक है। बट मैंने भी तो सप्लाई किया सर रॉ कॉटन ध्रुव तारा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र को। तो मैंने जब रॉ कॉटन सप्लाई किया तो मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट तो नहीं हूं, मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट तो नहीं हूं कि ध्रुव तारा रिवर्स चार्ज में देगा सर। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा सर। अब बात ये है सर, फॉरवर्ड चार्ज तो समझ गए सर, बात ये है सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, महाराष्ट्र, क्योंकि सर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और ध्रुव तारा रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है सर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा सर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर हुआ सबको? अच्छा सी और एस, बट इसका रेट अलग था, याद है रॉ कॉटन के केस में रेट अलग था। कितना था रेट रॉ कॉटन के केस में? 2.5%। तो सर ये हो जाएगा 2.5 और ये भी 2.5। समझ आया? सीजीएसटी एसजीएसटी। आगे देखो, सप्लाइड मेंटेनेंस सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई which has awarded a contract of maintenance of street light in greater Mumbai municipal area. Maintenance work involved the replacement of different lights and other spares, ठीक है। Out of the total value of 1,20,000, value of different light and other spares replaced is 32,000। Oh my God, सर अगर आपको exemption याद हो तो services provided to गवर्नमेंट में कंपोजिट सप्लाई होता था। कंपोजिट सप्लाई में ये बोला था भैया कि 25% से ज्यादा का गुड्स नहीं होना चाहिए, तो हमें 1,20,000 का 25% करना पड़ेगा, जो कि 30,000 आ रहा है सर। यहाँ तो 30,000 से ज्यादा का गुड्स इन्वॉल्व है, तो सर ये एग्जाम तो नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ये एग्जाम नहीं है सर। क्या ये टैक्सेबल है? हाँ सर ये टैक्सेबल है सर। अब अगर ये टैक्सेबल है तो बात ये है सर किसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई की बात आएगी तो सप्लाइड मेंटेनेंस सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब सेक्शन 12 की बात है सर। मेंटेनेंस सर्विसेज क्या कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी में आती है? नहीं सर, ये तो जनरल सर्विसेज है सर,
जनरल सर्विसेज है, तो सर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई वगैरह ही हो जाएगा। और सर प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाएगा, तो सर हमारे ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझ आया। और नॉर्मल रेट है सर 99% है सर। क्लियर हुआ ये सबको? अच्छा पॉइंट था। अगला देखो, गिवन ऑन हायर 10 cars, देखो भाई, given on hire 10 car, sitting capacity 5% including driver to Gujarat State Road Transport Corporation। सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर आप 12 से ज्यादा कैपेसिटी वाली गाड़ी अगर हायर पे देते तो एग्जेम्प्ट हो जाता, पर यहाँ तो सिटिंग कैपेसिटी 5 ही है सर। सर क्या इस पे जीएसटी की बातें होगी? यस सर, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे सर? सर हमने तो किराए पे दिया है सर, हायर की सर्विसेज दी है, तो हायर की सर्विसेज सर सेक्शन 12 में कवर हो जाएगी, सर्विसेज है। अब 12 में सर जनरल में कवर होगी क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। तो सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है सर? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट 12(2) के हिसाब से गुजरात है, तो यहां पर सर हमारा लग जाएगा आईजीएसटी। समझ आ रही है बात? कैसे सोचना है पहले आप देख लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंट करते हैं। पहले एग्जेम्पशन सोच लो, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई। भैया अगर एग्जेम्प्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्यों लड़ोगे? तो पहले चेक कर लो ना, एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है सर। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चन में इंटर और इंट्रा नहीं लिखा हुआ, खुद प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना, ये मत सोचना कि हम छोड़ देते। ठीक है, अगला इनवर्ट सप्लाई देखो, परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, किससे परचेज किया? जो बंदा गुजरात में था। ठीक है, मतलब सप्लायर गुजरात। मशीन वॉज बॉट एज इन वेयर इन कंडीशन, मतलब जैसी मशीन थी वैसा का वैसा खरीदा गया। मतलब आपको ये प्यार से बोल रहा है, भाई सुन, मशीन का मूवमेंट नहीं हुआ है, समझ, मशीन का मूवमेंट नहीं हुआ है। तो अगर मशीन का मूवमेंट नहीं हुआ है तो सर अगर आपको याद हो तो 10(1)(c) पढ़ते थे, जहां पर हम ये बोलते थे प्लेस ऑफ सप्लाई में कि सर अगर मशीन का मूवमेंट ना हो तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल, कहां पर अवेलेबल करवाया गया सर? गुजरात में, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? गुजरात। अब सप्लायर गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, सर रिसिपिएंट कहां का है? महाराष्ट्र का है सर, रिसिपिएंट महाराष्ट्र का है। अब ये बंदा जीएसटी में गुजरात में तो रजिस्टर्ड नहीं है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो सर इसने जो जीएसटी पे किया होगा गुजरात में, उसकी क्रेडिट महाराष्ट्र वाला नहीं देगा सर। महाराष्ट्र वाला क्यों देगा सर? महाराष्ट्र वाला, वैसे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा सर, जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट गुजरात वाली को दे रहा है, और क्या बोलते हैं ये क्रेडिट अगर महाराष्ट्र वाले में ले लेगा तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस केस में इसकी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? क्योंकि सर प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर दोनों गुजरात। ठीक है, तो सर टैक्स तो वहीं पे हो गया, टैक्स तो वहीं पे हो गया। अब बात ये है सर, इस पे हमें क्रेडिट की बात नहीं होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, देखो, परचेज मेटल स्क्रैप कवर्ड अंडर चैप्टर 72 फ्रॉम मनकुश ट्रेडर ऑफ महाराष्ट्र एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर इसे तो आप रिवर्स चार्ज में भी लिखना प्लस आईटीसी में भी लिखना सर, क्योंकि यही तो अमेंडमेंट है सर, ये अमेंडमेंट है और इंपॉर्टेंट है। मैंने तो क्लासेस में भी बताया सर, ये इंपॉर्टेंट है, आने के बेहद चांसेस, आई एम नॉट सेइंग आ ही जाएगा, बट आने के तो बेहद चांसेस है कि सर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप मेटल स्क्रैप परचेस करते हो तो उस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो मेटल स्क्रैप में रिवर्स चार्ज में, अच्छा जिससे परचेज किए वो भी महाराष्ट्र, तो सिंपल सी बात है सर, सीजीएसटी एसजीएसटी, और मेटल स्क्रैप का रेट अलग था, मेटल स्क्रैप का 99 था सर। ठीक है, तो 9% ध्यान रखेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। आगे देखते हैं, देखो, procured information technology services for its business through electronic mode from Thomas Inc, a company located in Germany। सर मैंने प्रोक्योर किया सर्विसेज सर, मैंने सर्विसेज प्रोक्योर किया है। आप पहले ये समझो कि मैंने सर्विसेज प्रोक्योर किया है। अब आप बोलोगे सर इस पे फोकस क्यों कर रहे हो? सर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं रिसिपिएंट इंडिया का, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा जर्मनी का।
ठीक है। तो हमने एक बात सीखी है सर कि अगर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक अगर आउटसाइड इंडिया हो तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 13 चेक करना चालू करते हैं और सेक्शन 13 में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हमने बाहर से ली है सर। तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज बाहर से लेते हैं तो सेक्शन 13(2) एप्लीकेबल हो जाता है, जनरल में कवर हो जाता है वो। और जनरल में अगर कवर हो गया तो इस केस में सर ये जो हो जाएगी ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। और अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो सर क्या इस पे आईजीएसटी की कहानी आ जाएगी? यस सर, इसमें आईजीएसटी की कहानी आ जाएगी सर। अच्छा, अब एक बात ये आती है सर क्या यहां पर रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा? यस, जर्मनी वाला आदमी थोड़ी पे करेगा सर, जर्मनी वाला आदमी तो पे ही नहीं करेगा, जर्मनी में बैठा हुआ है। तो हम रिवर्स चार्ज में पे करेंगे सर। तो रिवर्स चार्ज में हम पे करेंगे और इसकी आईटीसी भी लेंगे और आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? 13(2) लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं सर। देखो, a machinery to be used for manufacturing was sent to Georgia INC USA for carrying out the repair work. ठीक है, on the same the consideration to Georgia INC was paid for the such repair work. Machine was repaired received after repair in the month of May. ध्यान दो सर। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, हमने किसी को मशीन बाहर भेजी रिपेयर पर्पस के लिए, तो जो सप्लायर है वो बाहर का है। ठीक, अब बात आती है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे? सर सेक्शन 13 में जाएंगे सर। और सेक्शन 13 में याद है आपको 13(3) अपन पढ़े सर, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। तो सर ये तो मशीन ठीक करने से रिलेटेड है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका कहां पर हो गया? बाहर हो गया। देखो, सप्लायर बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर। तो इस केस में आप टैक्स कैसे लोगे मेरे को ये बताओ? टैक्स तो आप ले ही नहीं पाओगे सर, इस केस में टैक्स लग ही नहीं पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। सप्लायर बाहर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, तो रेसिपिएंट से आप टैक्स कैसे लोगे? रेसिपिएंट से टैक्स तो तब आप लेने जाते ना सर जब रिवर्स चार्ज की बातें होती, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ जाता, तब आप रिवर्स चार्ज लगा के टैक्स ले पाते। यहाँ तो सप्लायर बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर, रेसिपिएंट से आप टैक्स नहीं ले पाओगे। समझ आ रही है बात? तो इस केस में हम टैक्स ही नहीं लगा पाएंगे। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं था मेरे हिसाब से, और कोई पॉइंट नहीं था। बस ये कॉर्पोरेट गारंटी का याद रखना, कॉर्पोरेट गारंटी भूलना मत सर। ये तो ठीक है, बाकी मैंने आपको हर पॉइंट समझाया, हर पॉइंट का ट्रीटमेंट समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख के जाने लायक क्वेश्चन। ऐसा नहीं बोल रहा मैं टफ क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में मेरे को एक दो पॉइंट अच्छे लगे, जैसे मेटल स्क्रैप वाला अमेंडेड वाला पॉइंट था, वो अच्छा कवर किया सर। बाकी तो ऐसा था कि इतना टफ पॉइंट कुछ था नहीं। ये रॉ कॉटन वाले गलती हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, आप इसका रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट कर सकते हो, गलती कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग गलती हो ही जाएगी। बाकी पॉइंट ऐसे थे कि मैनेजेबल थे सर, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, रेगुलर क्लासेस में इसको मैंने कराया है सर। और इवन क्वेश्चन बैंक बैच भी है ना जो मेरा, उसमें भी मैंने कराया है, तो ये वहां से भी कवर हो सकता है। बट ये मेटल स्क्रैप वाला पॉइंट नया था, इट वाज नाइस, तो ये कवर अच्छा हो गया सर, अमेंडमेंट। आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आप नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे, बट नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप पहले क्या करेंगे सर, आउटवर्ड में टैक्स निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे आईटीसी, आईटीसी माइनस करेंगे, फिर जो आपने रिवर्स चार्ज में पे करना है उसको ऐड करेंगे, जो बैलेंस बचेगा बैलेंस में रिवर्स चार्ज वाला ऐड करेंगे। फाइनली नेट जीएसटी पेबल आपका इन कैश निकल जाएगा सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। वैसे तो इन्होंने प्रेजेंटेशन नीचे प्रोवाइड किया तो आप उसको भी देख सकते हैं, बट ये प्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोलता है? In an appeal filed with the High Court by Pratik Limited on the question whether the activity undertaken by Pratik Limited amount to supply, the appeal was decided in the favor of Pratik Limited. The amount of tax, interest, and penalty involved where IGST 1.2 crore, interest 60 lakh, and penalty 50 lakh. However, the department did not agree with the order passed by the High Court, contending that the said activity amount to supply under GST. The department want to file an appeal before the Supreme Court relating to the dispute pertaining to the matter of demand of tax, interest, and penalty. You are required to examine whether the appeal can be filed by the department in the given case. सर ये तो अमेंडमेंट से पूछ दिया सर, और अमेंडमेंट में हमने सीखा है सर कि अगर हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उस केस में
सर आप तभी जा सकते हैं जब 2 करोड़, याद है ना सर, मॉनेटरी लिमिट आ गई है सर, 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका ये टैक्स बनता है तभी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तो टैक्स 1.2 करोड़ है सर, तो आप नहीं जा पाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा पाएंगे। विल योर आंसर चेंज इन द मैटर रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ, सर अमेंडमेंट ही पूरा पूछ दिया, इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंटेड टू सप्लाई। सर हमने कुछ एक्सेप्शन केस पढ़े थे सर, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर आप जा सकते हो सर, मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, जहां पर अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है, अल्ट्रा वायरस पेरेंट एक्ट होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी अल्ट्रा वायरस होता है, या वैल्यूएशन की बात है, क्लासिफिकेशन की बात है, इन सब केसेस में भले ही आपका 2 करोड़ से नीचे का टैक्स की बात है, बट आपके लिए मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ दिया, वेरी नाइस, अच्छा हुआ, एक बार देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम में आएगा तो पता रहेगा सर। ठीक है, क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। What would be the place of supply in this case, and whether GST is leviable on the subscription fees charged by the Smith INC from an unregistered customer? If yes, who is required to pay said GST? देखो, Smith INC, a company located in USA, charge subscription fee from its unregistered customers in India at its online money gaming portal. ठीक है सर, ऑनलाइन मनी गेमिंग पोर्टल आप समझ नहीं रहे हो सर, क्या ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बातें हैं सर? हाँ सर, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, मतलब सर ये गुड्स है, ये बात समझिए सर। ठीक है, और अगर ये गुड्स है तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में सेक्शन 5 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 5(1) ये बोलता है सर, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, और लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या है? तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हमारा क्या हो जाएगा सर? कस्टमर इंडिया है ना सर, तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर हमारा इंडिया हो जाएगा सर। ठीक है, डिपार्टमेंट कंटेंडेड दैट IGST शुड बी चार्ज ऑन द सब्सक्रिप्शन फीस विद द स्मिथ रिसीव्स फ्रॉम द इंडियन कस्टमर। ठीक है, स्मिथ INC opposes the above view, stating that the since online money gaming are intangible goods, do not process the custom frontier physically in this case, GST is not leviable thereon. ना सर, GST तो लगेगा, स्मिथ INC को देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इंडिया हो गया सर, क्योंकि इंडिया के कस्टमर से सर। ठीक है, अब क्या टैक्स देने की बात है, अब टैक्स किसको देना पड़ेगा? इंडियन कस्टमर तो नहीं दे सकता, अनरजिस्टर्ड है। सरकार ने बोला भैया स्मिथ INC से लेंगे हम, स्मिथ INC को बैठाओ यही देगा, ये नहीं है तो इसका रिप्रेजेंटेटिव देगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसको बोलो कोई पर्सन अपॉइंट करे वो देगा, इंडिया में टैक्स देना तो पड़ेगा सर टैक्स। समझ आया बेटा दिमाग में? क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, Mr. Devas, a registered person in Agra, UP, purchased a car for 12,50,000 on 15th October. On 31st October, the car met with an accident resulting in minor damage. Due to urgency, he got his car repaired in the local garage of the nearby market instead of garage authorized by his general insurance company, that is Suraksha Insurance Company, through which his car was insured. सर ये तो लेटेस्ट सर्कुलर जो आई है ना सर, उसी से पूछ दिया सर, ये तो लेटेस्ट सर्कुलर का है, सिंपल सी बात थी सर। अगर आप आउटसाइड गैरेज से बनवाते हो गाड़ी कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे डायग्राम से समझा था क्लासेस में। एक तो इंश्योरेंस कंपनी है, ये बंदे का नाम क्या है? देवास। ठीक है, ये देवास है, और ये किसी आउटसाइडर से बनवाया है सर, गैराज वाले से। ठीक है, ये गैराज वाले से बनवाया है सर। अब बात ये हुई है, हमने इनको रेगुलर क्लास में क्या सीखा, अगर ये गैराज वाला, मान लो अगर ये गैराज वाला भाई बोल देगा कि गाड़ी तेरा बनने का खर्चा है 10,000 रुपए, तो देवास इसको 10,000 पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी इसको 10,000 रीइंबर्स करती है, बट ये गैराज वाला जो इनवॉइस बनाता है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी को हम रिसिपिएंट मानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट ले सकती है जितने का बिल उसके नाम से है सर। अगर गैराज वाले ने देवास के नाम से बिल बनाया तो इस केस में क्रेडिट नहीं मिलती है। यही तो सिंपल सर्कुलर पढ़े थे, इतना ही सिंपल क्रक्स था सर। ठीक है,
तो देखो क्या बोल रहे हैं सर, आगे बढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाज 54,000 ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर देवास। द इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट वाज रेज्ड बाय गैराज इन द नेम। देखो एंटायर अमाउंट का किससे रेज किया है? सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव द क्लेम अमाउंट ऑफ 40,000। भले ही 54,000 का रिपेयर का खर्चा था, बट कितना अप्रूव हुआ है? 40। तो जितना अप्रूव हुआ है, जितने का इनवॉइस अप्रूव हुआ है, उतने के लिए रिसिपिएंट उतने का ही तो क्रेडिट की बातें होगी सर। तो 40,000 आफ्टर द इंश्योरेंस एंड रीइंबर्स द सेम अमाउंट। तो जितना इन्होंने अप्रूव किया, तो 40,000 इसका 18%, 7,200 सर। इतने का क्रेडिट तो मिल जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अपन रिसिपिएंट माने उस सर्कुलर के हिसाब से, लेटेस्ट सर्कुलर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वेदर इंश्योरेंस कंपनी इज एलिजिबल टू आईटीसी? यस, यस। ठीक है, इफ यस, व्हाट वुड बी द अमाउंट? 7,200 सर। Would your answer be different if the garage has two different invoices? One 40,000 to Suraksha Insurance Company and another 14,000 to Mr. देवास। सर देवास वाले के नाम पे जो अगर इनवॉइस इशू हो गया तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है इंश्योरेंस कंपनी को। एकदम सिंपल। इन केस द गैराज इशूड द इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर देवास, वुड सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी भी एलिजिबल टू आईटीसी? नहीं सर। अगर आप देवास के नाम से बिल बना दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी का रिसिपिएंट माना ही नहीं जाएगा, उस केस में क्रेडिट ही नहीं मिलेगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर 17 क्वेश्चन थ्योरी है। आई पर्सनली थिंक ये होमवर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है सर। केस सिनेरियोस बताओ सर, जहां पर गुड्स और कन्वीनियंस आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 130। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया सर। ठीक है, अब ना और नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहे हैं। पहले नीचे आके देख लेते हैं क्या बोलता है। कैन द रिक्वेस्ट ऑफ द मिस्टर मनप्रीत बी लीगली एक्सेप्टेबल? इफ सो कंप्यूट द एसेसिबल वैल्यू अंडर द कस्टम एक्ट 1962। ठीक है भाई। कहानी देखो, एक लाइन और भी लिखी हुई है। द कस्टम अथॉरिटी आर ऑफ द ओपिनियन सिंस द वैल्यू एज पर रूल 7 कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज 5 लाख, देयर इज नो नीड टू अप्लाई रूल 8। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं तो समझ आएगा। मिस्टर मनप्रीत इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम हिज सन मिस्टर हरभजन रिसाइडिंग इन यूएसए एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू वाज हैज बीन रिजेक्टेड। लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो रिजेक्ट हो चुके हैं, थर्ड रिजेक्टेड है। रूल 4, 5 आर फाउंड इनएप्लीकेबल एज नो सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स। रूल 3, 4, 5 तो इनएप्लीकेबल हो गया सर। अब रूल 6 पिक्चर में आता है और रूल 6 बोलता है कि रूल 7 या 8 दोनों अप्लाई दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। 7 पहले होता है, फिर 8 होता है। बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पर अपन प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन से चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, 8 भी पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो मिस्टर मनप्रीत फर्निशेस द कॉस्ट रिलेटेड डाटा ऑफ इंपोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कस्टम अथॉरिटी टू डिटरमाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल 8। मनप्रीत बोल रहा है भाई मेरी वैल्यू रूल 7 के हिसाब से नहीं, रूल 8 के हिसाब से निकाल दीजिए। तो सर आपको ये रूल 8 के हिसाब से डिटेल दी हुई है। अब इस केस में सर आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं दे रहा है सर, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मनप्रीत की रिक्वेस्ट जो थी प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया है कि भाई रूल 8 के हिसाब से आप वैल्यू निकाल लो। अगर आप ये नहीं एज्यूम करोगे तो फिर ये जो चीजें दी हुई है ये इररिलेवेंट हो जाएगी। आ रही बात समझ? इसलिए सर आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2000 है, फैब्रिकेशन चार्जेस 1000, तो 2000 प्लस 1000 प्लस अदर चार्जेबल एक्सपेंस 400 है, प्लस 400 कर लो। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय मिस्टर हरभजन 250 भी ऐड कर लो। तो ये सब ऐड करें, उसके बाद नीचे कहां पहुंच गए सर? रेट वगैरह में पहुंच गए, तो 3650 यहां तक ऐड करके आया। फ्रेट फ्रॉम हरभजन फैक्ट्री टू यूएस पोर्ट प्लस 250 कर लो। लोडिंग चार्जेस एट यूएस पोर्ट 100 कर लो, तो ये प्लस 3650 प्लस 250 प्लस 100, ये आ गया सर 4000। अब सर इसके बाद आगे देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिस्टर हरभजन 20% ऑफ एफओबी। एफओबी तो पता नहीं है क्वेश्चन में, हमने एक बात सीखी है सर रेगुलर क्लासेस में और क्वेश्चन बैंक बैच में भी मैंने इसके क्वेश्चन कराया तब सिखाया था सर। 20% ऑफ एफओबी, 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट मेरी पता चल गई 4000, कॉस्ट मेरे को पता चल गई 4000, तो इसका 25% ऐड कर लो तो आ जाएगा 5000। ये आपका आ गया। आई मेरी बात समझ? फिर एयर फ्रेट दिया हुआ, एयर फ्रेट है सर, तो ये आपकी जो एफओबी आई है भैया जी, एफओबी लाइन लाया अपन ने, ऐड किया नेट प्रॉफिट और एफओबी लाया, इसका 20% भैया, इसका 20% से ज्यादा नहीं हो सकता एयर फ्रेट। मतलब एयर फ्रेट 1000 और इंश्योरेंस का 50 और ऐड कर लो, तो 5000 प्लस 1000 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा सर? 5000 प्लस 1000 प्लस 50, 6050। ठीक है, इनटू एक्सचेंज रेट तो गनीमत एक ही दिया हुआ है सर 85, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एसेसिबल वैल्यू आ जाएगी जिसके बेसिस में आप टैक्स निकालोगे।
आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? इस क्वेश्चन में एक पॉइंट पे असम्पशन था कि हमें ये एज्यूम करना पड़ा कि प्रॉपर ऑफिसर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ही इरेलेवेंट हो जाता। आ रही बात समझ? ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। और 19 दो क्वेश्चन बचे सर, 19 और 20, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इफ एनी अंडर सेक्शन 18 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। मतलब प्रोविजनली असेस ड्यूटी पे हमसे इंटरेस्ट लेना चाहता है, जो कि इंटरेस्ट 15% है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है। देखो, ग्रीन पेपर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स valued at 20 lakh with a bill of entry presented before the proper officer on 15 July, on which the date the rate of custom duty was 10%. Green Pepper Company has produced all the necessary document and furnished full information. However, the proper officer deemed it necessary to make further inquiry, and therefore the same was provisionally assessed as a value of 20 lakh, and the Green Pepper Company has provisionally paid duty of 2 lakh on the same date. Okay, ठीक है। देखो, Green Pepper Company voluntary pays duty of 50,000 on 20th August. Final duty assessed on 31st August is 3 lakh. तो इसने पे 2 लाख किया है ना सर, ठीक है। 20th अगस्त को 50,000 पे किया है, एंड ग्रीन कंपनी पेपर पेज बैलेंस ड्यूटी। बैलेंस कितना बच गया? 50,000 ऑन द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ फाइनल ड्यूटी, मतलब 31st अगस्त को बैलेंस पे किया है। तो सर प्रोविजनल ड्यूटी पे टैक्स 15% लगता है। कब से लगता है सर? जिस मंथ में आपने प्रोविजनली असेस किया है, उस मंथ की फर्स्ट डेट से लेके, फर्स्ट मतलब 1 जुलाई से लेके हमारा एक हो जाएगा 20 अगस्त तक, एक 20 अगस्त तक, और एक होगा 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक, ठीक है, 31 अगस्त तक। तो मतलब कहानी ये होने वाली है सर कि एक लिख लेगा हमारा 50,000 इंटू 15% इंटू जुलाई के हो गए 31 डेज, अगस्त के हो गए 20 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 365 प्लस 50,000 इंटू 15% इंटू डेज कितने हो जाएंगे? 31 अगस्त है ना, तो जुलाई के हो गए 31, अगस्त के 31, 62 डिवाइडेड बाय 365। अब ये दोनों को ऐड कर लो, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा सर। आया समझ? बैठा दिमाग में? क्या हुआ? मस्त था, अच्छा था, सिंपल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो, briefly discuss the provision of section 69 of the custom act sir relating to clearance of warehouse goods for export। ये तो थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये आप बना सकते हैं। आया सबको समझ? ये अपने ने आरटीपी वाला सेशन कंप्लीट किया। आई होप चीजें दिमाग में बैठी होगी, क्लियर हुई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और चाहो तो क्वेश्चन बैंक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर अपन मोर देन 300-400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए सर, जीएसटी और कस्टम को मिला के। वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में। वो बहुत बहुत अच्छी चीज है सर, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।